नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? तैयारी बढ़िया चल रही सबकी? सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। अच्छे हैं सब? चलो बढ़िया है। देखो, अपनी तैयारी को जो है इसी प्रकार से जारी रखना और अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहते हुए पढ़ाई करो। अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और जैसा आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है उस रिस्पांस से हमें खुशी है। हमारी कोशिश यही है कि अब आपकी जो क्लासें हैं वो जल्द ही उनका टाइम भी बढ़ाया जाएगा और साथ ही जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो तरीका भी बदला जाएगा। आपको पता है कि हर शुरू में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन्हीं समस्याओं का निवारण करते हुए हम लोग भी जो है आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आप लोगों के सामने जो ऑनलाइन क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका पैटर्न बदल दिया जाएगा। क्वेश्चन जो होगा आपके सामने होगा और क्वेश्चन के साथ ही जो है आप लोगों को उसका आंसर भी स्क्रीन पर ही समझा दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ मैं जय श्री राम के नारे के साथ और क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखो, आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्तचाप को किस ध्वनि में मापा जाता है? यानी हमारी जो बीपी है या ब्लड प्रेशर जो है उसको हम जो मापते हैं तो उसके मापने के लिए हम किस ध्वनि का यूज करते हैं? कौन सी आर्टरी है जिसकी सहायता से हम ध्वनि को ब्लड प्रेशर को मापते हैं? ठीक है, हमें उस ध्वनि का नाम बताना है। ऑप्शन पढ़ लो चारों आराम से। ब्रेंकियल सिरा लिखा हुआ है, ब्रेंकियल धमनी लिखा हुआ है, कॉर्नरी धमनी लिखा हुआ है और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई के एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखो, धमनी दिया हुआ है तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है क्योंकि पहले ऑप्शन में ब्रेंकियल सिरा दिया हुआ है। भाई अगले ने लिख रखा है कि रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर किस धमनी में मापते हैं। तो पहली बात धमनी पूछ रहा है तो उसने सिरा ऑप्शन में दिया तो वो तो कतई नहीं हो सकता। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कितना सटीक रखते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उन ऑप्शन से बिल्कुल भी नहीं मिलते जुलते। बच्चे दो ऑप्शन उनमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, उनमें से कोई एक सही होता है। उन दो ऑप्शन के अंदर काफ़ी नज़दीकी होती है तो हमें उन दो में से सेलेक्ट करना होता है। अगर उस समय सेलेक्ट करते समय हम थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो 100% जो है अगर हमें नहीं भी आएगा ना तो पहले आप वो जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को बाहर निकाल दो जो उसके आसपास भी नहीं है। और वो आपको कैसा पता चलेंगे? वो पता चलेंगे जब आप क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लोगे तो डेफिनेट आपको जो 2 ऑप्शन है जो उसके आसपास भी नहीं है वो पता चल जाएगी। उसके बाद में अगले 2 पर फोकस करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती है जब आपकी तैयारी अच्छी हो। आपने कभी तैयारी की नहीं, पढ़ाई की नहीं, कुछ आता है नहीं और उस समय जो है अपन तुक्का लगाने के लिए बैठ जाए तब नहीं होता भाई। जब दिमाग में डाटा होते हैं तब पता चलता है कि ये 2 तो नहीं हो सकते, इन 2 में से कोई होगा। देखो, ऑप्शन की बात करते हैं। ब्रेंकियल सिरा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ब्रेंकियल धमनी और कॉर्नरी धमनी। डी इनमें से कोई नहीं, तो डी का तो कोई वैसे भी यहाँ पर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। इन 2 में से देखना अपने को। ब्रेंकियल धमनी इसका सही ऑप्शन है। सी जो है कॉर्नरी धमनी वो हो नहीं सकता क्योंकि कॉर्नरी धमनी जो है वो किस काम में आती है? कॉर्नरी धमनी ऐसी धमनी है, ऐसी आर्टरी है जो कि हृदय पेशियों को, यानी जो हार्ट है उसकी पेशियों को रक्त आपूर्ति करती है। हृदय की पेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली जो धमनी है उसका नाम है कॉर्नरी धमनी। और ब्लड प्रेशर जो है हम बाजू में मापते हैं, हाथ में मापते हैं, हृदय में थोड़े मापते हैं। ठीक है, तो ये हाथ की जो धमनी होगी उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेंकियल धमनी कहेंगे। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कल जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। देखो, अगर आप जो क्वेश्चन कर रहे हो अगर वो लगभग 70% क्वेश्चन अगर सही कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी सही स्तर पर चल रही है। इसको जारी रखो तो आपको सफलता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन IAS PT एग्ज़ाम 2000 के अंदर आया हुआ है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में लिखा गया है
हृदय में डायस्टोल के समय क्या होता है, हमारे हार्ट में डायस्टोल के समय क्या होता है। कंडीशन को ध्यान से देख लो। अगला ये कह रहा है हमारे हृदय में डायस्टोल के समय होता है। अब हमें पता होना चाहिए डायस्टोल क्या होता है। तो हमारे को पता है डायस्टोल और सिस्टोल ये दो परिस्थितियाँ हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब है हृदय के कोष्ठकों का फैलना। हृदय के कोष्ठकों का फैलना क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। और हृदय के कोष्ठकों का सिकुड़ना, हृदय के कोष्ठकों का सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। आगे बात समझ में। तो हमें ये पूछा गया कि डायस्टोल के समय क्या होता है। गौर करो ऑप्शंस पर। नंबर फर्स्ट में दे रखा है रुधिर हृदय में आता है। डायस्टोल के समय जो है कोष्ठक फैलेंगे, इसका मतलब जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, ब्लड हार्ट के अंदर आता है। तो पहली चीज़ सही बात है, ब्लड हार्ट में आएगा। भाई डायलिसिस का मतलब, डायस्टोल का मतलब जो है फैलना है। डायस्टोल कंडीशन के अंदर हृदय के चैम्बर फैलेंगे, सिस्टोल के अंदर सिकुड़ेंगे, तो फैलने की स्थिति है, इसका मतलब उसमें उनके अंदर रक्त आएगा। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। दूसरा, रुधिर हृदय से निकलता है। निकलता कब है, जब सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने वाली कंडीशन सिस्टोल कहलाती है, तो वो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। रुधिर महाधमनी से निकलता है, महाधमनी से निकलता है, ठीक है। महाधमनी का तो यहाँ पर ये हृदय से संबंधित पूछ रहा है कि हृदय के अंदर डायस्टोल के समय क्या होता है, ठीक है। तो महाधमनी से रक्त निकलता है, तो महाधमनी का तो मतलब नहीं है यहाँ, मतलब हृदय का ही है केवल, तो हमें हृदय में बताना है। यानी लास्ट वाले जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, रुधिर महाधमनी से निकलता है, रुधिर महाशिरा से निकलता है, ठीक है। ये जो दो ऑप्शन है ये हमें भटकाने के लिए दे रखे हैं। सही जो है पहले और दूसरे में से हमें छांटना है। तो ब्लड आता है हृदय के अंदर, आएगा डायस्टोल के अंदर, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। यानी इसका सही उत्तर क्या है, ए है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मानव हृदय में से रक्त परिसंचरण के समय कितनी बार गुजरता है। हमारे हार्ट में से RS 2011 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। हमारे हृदय में से परिसंचरण के दौरान रक्त कितनी बार गुजरता है। बिल्कुल हर बच्चे को पता होगा, ये तो जिसने भी क्लास देखी है, सेल्फ तैयारी कर रहा है उसको भी पता है। हमारे हृदय में से रक्त कितनी बार गुजरता है। ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शन दिए हुए ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो सीधी सी बात है, मानव की बात कर रहा है तो मानव के हृदय में से रक्त 2 बार गुजरता है। एक बार अशुद्ध रक्त आता है, दूसरी बार शुद्ध रक्त आता है। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, 2 बार किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए ऐसे जीव का नाम बताइए जिनमें से हृदय में से रक्त केवल 1 बार गुजरता है, तो वो कौन सी है, मछलियाँ हैं, ठीक है। मछलियों में से 1 ही बार रक्त गुजरता है उनमें हृदय में से, और वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके हृदय में से रक्त की डायरेक्शन भी बदल जाती है। कुछ समय जो है हृदय ब्लड जो है हृदय में से जिस डायरेक्शन में से बहता है, कुछ समय बाद में जो है वही जो दिशा है वो बदल जाती है। ये किस में है, जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। ऐसा जीव है हार्डमानिया। यूरोकोर्डेटा जो सब फाइलम है कोर्डेटा का, उसका सदस्य है हार्डमानिया। हार्डमानिया के अंदर ब्लड का फ्लो जो होता है वो कुछ समय जिस डायरेक्शन में होता है, अगले कुछ समय के अंदर रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, कौन करती हैं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन BPSC में आया हुआ है, यानी बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है। तो शुद्ध रक्त का परिवहन सीधा सा बहुत सरल प्रश्न है, तो शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं धमनियाँ करती हैं। अपवाद शिरा का वो यहाँ पूछा भी नहीं गया है, नहीं उसे ध्यान लगाना है। ध्यान आपको रखना है कि ऐसी कौन सी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त भी बहता है, ठीक है। भाई जनरली हमें पता है कि जो शिराएँ हैं उनमें क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक शिरा ऐसी भी है जो शुद्ध रक्त, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो उसका आंसर क्या है, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है उसको लेकर के हृदय के अंदर जो शिरा आती है जिसको हम कुपोषीय महाशिरा कहते हैं, उसके अंदर जो है कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका, आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखो, मानव हृदय का कौन सा भाग संपूर्ण शरीर से शुद्ध रक्त की संपूर्ण शरीर को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मानव हृदय का कौन सा भाग
संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है। यानी हमारी जो बॉडी है इसको कौन सा भाग जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अंदर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, यहाँ से अशुद्ध रक्त इसमें आता है और इससे जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद में, शुद्धिकरण के बाद में रक्त कहाँ आता है, इस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। यहाँ से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और यहाँ से ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है, संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, और संपूर्ण शरीर में रक्त में से ऑक्सीजन का उपयोग होगा और उस रक्त को वापस किस में भेजा जाएगा, उस रक्त को भेज दिया जाएगा राइट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, दोहरा परिसंचरण भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हृदय में से 2 बार रक्त गुजरता है। आगे बात समझ में, तो पूछा अगले नहीं है कि संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त हृदय के कौन से भाग के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन में देख लो, बायां नीले कौन से में लिखा हुआ है, तो बायां लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है डी में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ईसीजी का संबंध किससे है। ईसीजी का संबंध मनुष्य के किस अंग से है, लिखा है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है पहले हमें यह पता होना चाहिए, फिर इसका संबंध किससे है वो देखेंगे। देखो लिखा हुआ ईसीजी, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि वर्तमान के अंदर एक कोई भी छोटी समस्या हो तो भी डॉक्टर ईसीजी करवाता है, जिसको हम इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका पूरा नाम है। जिस स्क्रीन पर, जिस पेपर पर इसको किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। आप देखा होगा आपने ग्राफ सा यूज करते हैं, उस पर ऐसे लाइनें आती हैं जब हार्ट की जांच करते हैं। हार्ट के जो चैम्बर हैं, हृदय के जो कोष्ठक हैं, देखो ईसीजी क्यों की जाती है वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों में क्या अंतर होता है। लास्ट में ग्राफ लिखा हुआ आए तो वो क्या होता है और ग्राम लिखा हुआ है वो क्या होता है। तो ग्राफ तो वो पेपर है जिस पर कि ये ईसीजी किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और ये जो ईसीजी किया जा रहा है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब ये किससे संबंधित है, तो ये हृदय के जो कोष्ठक हैं उन कोष्ठकों के अंदर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए, हृदय के जो कोष्ठक हैं, हृदय के जो कोष्ठक हैं उन कोष्ठकों के परिवर्तनों, जो हृदय के जो कोष्ठक उनमें जो चेंजेज हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनका अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। ठीक है, इस ईसीजी के अंदर आपको 3 प्रकार की तरंगें देखने को मिलती है। एक पी तरंग मिलती है, एक QRS कॉम्प्लेक्स तरंग मिलती है और एक जो है वो टी तरंग मिलती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की तरंगें मिलती हैं ईसीजी के अंदर। आप देखते हो तो आपको ऐसा मिलेगा, ये इसके अंदर एक तरंग आपको ऐसे मिलेगी, फिर एक गहरी सी तरंग मिलती है ऐसे, उसके बाद में यहाँ पर एक तरंग होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 3 प्रकार की तरंगें मिलती हैं। ये जो तरंग है पी, ये QRS कॉम्प्लेक्स कहलाता है और यहाँ पर जो तरंग है वो टी तरंग कहलाती है। इस ईसीजी के अंदर ये 3 तरंगें होती हैं। ये 3 तरंगें हमारे हृदय के जो कोष्ठक हैं उन कोष्ठकों में होने वाले संकुचन और शिथिलन में लगने वाले समय को दर्शाती हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक तरफ जो है समय लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपको बताया था हृदय चक्र के अंदर कि एक निश्चित समय लगता है, आलिंद के संकुचन में, आलिंद के शिथिलन में, इन सब के अंदर एक निश्चित समय लगता है। ठीक है, तो ये संकुचन और शिथिलन के अंदर लगने वाला जो समय है उसका ज्ञान करने के लिए, क्या आलिंद प्रॉपर समय के अंदर संकुचित हो रहे हैं, क्या आलिंद प्रॉपर समय के अंदर फैल रहे हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए जो है ईसीजी किया जाता है। ठीक है,
आगे बात समझ में ECG क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है किस अंग से संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। इस ECG के जैसा ही एक वर्ड और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है EEG। एक तो होता है ECG और एक होता है EEG। EEG क्या है, ऐसा ही वर्ड है EEG। ये एनसिफेलो इलेक्ट्रोग्राम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एनसिफेलो इलेक्ट्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, एनसिफेलो इलेक्ट्रोग्राम कहलाता है EEG। ये किसके लिए किया जाता है, मस्तिष्क के लिए किया जाता है, ब्रेन के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क के अंदर भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, EEG किया जाता है। ठीक है, तो ECG और EEG दोनों में अंतर पता चल गया होगा। ध्यान से पेपर में देखना है, कभी कभी EEG भी आ जाता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता होता है, ECG का ध्यान ज़्यादा होता है, वो वहाँ पर ये बोलते हैं ये E जो है शायद प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ से I ज़्यादा काम में आ गई, ये C होना चाहिए था, E कैसे हो गया। ठीक है, तो अपने को ध्यान कर लेना, यहाँ पर सही अगले की कम नहीं, अपनी कम हो रही है। ठीक है ना, इसलिए ये EEG है, ECG नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। ठीक है, EEG क्या होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसका सही आंसर जो है वो क्या है, C है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है, BPSC के अंदर आया हुआ है 2015 में। क्वेश्चन इजी है, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन भी आते ही है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो इतने टफ आते हैं कि हमें एक भी नहीं। क्वेश्चन तो ऐसे ही बहुत सारे आते हैं जो अपने को आसानी से कर देते हैं। बात जो अटकती है वो तो 15-20 क्वेश्चन की अटकती है प्रतियोगी परीक्षा में। अगर थोड़ी आदमी तैयारी करता है तो वो ठीक सी रेंज तक पहुंच जाता है, लेकिन कट ऑफ से वो 10-15 नंबर पर रह जाता है। वो कारण क्या है आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि जो 5-7 क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे ठीक से लेवल के होते हैं, जो उनको कर लेता है वो लाइन के उस पार, जो नहीं कर पाता वो लाल झंडे के नीचे। ठीक है, देखो इसमें रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। पहले दिया हुआ स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है भाई, बताया था मैंने आपको, गोल सा आगे डॉक्टर कान में लगाता है, जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो हृदय की धड़कन को सुनने के काम में आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो स्टेथोस्कोप जो है वो तो रक्त दाब नहीं मापेगा। दूसरा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है यह आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पायरोमीटर, ठीक है, स्पायरोमीटर क्या है। स्पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि फेफड़ों की वायु ग्रहण करने की क्षमता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। स्पेशली ऐसे व्यक्ति जिनको अस्थमा की शिकायत हो, ठीक है, जिनको अस्थमा की बीमारी हो, जिनके फेफड़े कमज़ोर हो, तो डॉक्टर जो है उनके फेफड़ों की क्षमता को नापने के लिए कि कितनी वायु अंदर ले सकते हैं, कितनी बाहर निकाल सकते हैं, इसको मापने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में पेसमेकर। पेसमेकर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। पेसमेकर एक ऐसी रचना है जो कि हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन उत्पन्न करने के लिए आवेग उत्पन्न करती है, उसको हम पेसमेकर कहते हैं। पता है आप लोगों को, पीछे बता दिया सब कुछ। और डी दे रखा है स्पिग्मोमैनोमीटर। सही ऑप्शन डी होगा। स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। वर्तमान समय के अंदर बहुत सारे डिजिटल ब्लड प्रेशर को मापने वाले उपकरण भी आ रहे हैं, जिनके अंदर पहले की तरह से बेल्ट वगैरह नहीं बांधा जाता है, फीता नहीं बांधा जाता है, नहीं एक्यूप्रेशर जनरेट किया जाता है, वहाँ प्रेशर जनरेट किया जाता है, वो भी नहीं जनरेट किया जाता। ठीक है, नहीं वो जो मरकरी का यूज़ करके जो थर्मामीटर सा बनाया जाता है वो नहीं होता। बिल्कुल डिजिटल होते हैं जो ऐसे अंगुली को लगाते हैं और फिर वो बता देते हैं कि आपका BP क्या है। ठीक है, तो उनका भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये चला आ रहा है और जानकारी में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इओसिनोफिल का निर्माण होता है। इओसिनोफिल्स का निर्माण कब होता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्तरीय क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए इओसिनोफिल्स क्या होती हैं। इओसिनोफिल्स क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़, इओसिनोफिल एक प्रकार की WBC है। क्या है, एक प्रकार की WBC है। ठीक है, किस में WBC के 2 प्रकारों में आपको बताया था, ये कणिका में WBC है।
अम्लीय अभिरंजन इयोसिन से अभिरंजित होती है। इसका केंद्रक 2 से 5 पालियों का बना हुआ होता है। रक्त के अंदर इसकी संख्या परजीवियों के संक्रमण के कारण बढ़ती है, एलर्जी के समय बढ़ती है। यानी 2 परिस्थितियां अगर हो, अगर संक्रमण यानी एलर्जी हो और परजीवी का अंतः परजीवी का संक्रमण शरीर में हो तो इयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ती है। अगला हमें क्या कर रहा है, इयोसिनोफिल्स का निर्माण कब होता है। ठीक है, हमारे को दे रखे हैं कुछ नाम। टीनियसिस, टीनियसिस एक रोग है जो कि टीनिया सोलियम नामक जो हेलमिंथीज है, यानी कि आप ये कह सकते हो एक प्रकार का परजीवी जीव है, ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो टीनियसिस परजीवी के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बात यह है कि टीनियसिस होगा तो शरीर में इयोसिनोफिल्स बढ़ेंगे, सही बात है। दूसरा एस्केरियसिस, ये भी एक परजीवी है, एस्केरिस, ठीक है, एस्के हेलमिंथीज का एनिमल है। इसके संक्रमण पर भी क्या होता है, इयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ती है, तो ये बात भी सही है। हे फीवर, हे फीवर भी क्या है, एक प्रकार की एलर्जी है, ठीक है, जो कि हमें डस्ट से हो सकती है, किसी दूसरे एलर्जन से हो सकती है, किसी भी एलर्जन से ये एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो उसके समय भी क्या होती है, इयोसिनोफिल्स बढ़ती हैं। तो तीनों जो परिस्थितियां दे रखी हैं, इन तीनों परिस्थितियों के अंदर क्या है, सीधी सी बात है, इयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन कितने प्रतिशत आरबीसी जो है वो मानव के अंदर मरती है। हमारे शरीर में कितने % आरबीसी की पर डे डेथ हो जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1%, 2 5%, सी दिया हुआ 10% और डी दिया हुआ 20%। ढूंढो इनमें से सही आंसर क्या होगा, बताओ। देखें, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है, सीधा सीधा सा आंसर निकालना है। तो ऑप्शन क्या होगा, इसमें जो सही होगा वो होगा ए, 1% आरबीसी की प्रतिदिन जो है मृत्यु होती है मानव शरीर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, नाम लिखा माइक्रो। देखो 2 शब्द है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। अच्छे से देख लो, एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। यानी यहां पर जो है साइज का अंतर है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा आकार, माइक्रो का मतलब है छोटा आकार। पुलिसमैन क्या करता है आप लोगों को पता ही, किसी भी वाहन को जो कि लाइसेंसधारी नहीं है, या आप कह सकते हैं ये नियमों के अनुसार नहीं है, या कोई भी व्यक्ति जो नियमों का कानून का पालन नहीं कर रहा है, उसको रोकने का काम करता है, उसको पकड़ने का काम करता है। सेम वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के नियमों का पालन नहीं करे, उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन काम करती हैं, आपको पता है डिफेंस का काम WBC का है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो विभिन्न प्रकार के WBC में से आना है। अब इन्होंने ऑप्शन के अंदर लिख रखा है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। इनमें से अपने को एक छांटना है। देखो बेसोफिल, इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स। बेसोफिल्स क्या करती हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसोफिल्स के द्वारा हिपेरिन का सिक्रेशन होता है, सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है, हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। बेसोफिल्स तो नहीं है। दूसरी चीज़ इयोसिनोफिल्स क्या करती हैं वो आपको बता ही दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है 2 प्रकार की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, लेकिन उनमें से बी एंटीबॉडी बनाती है, टी लिम्फोसाइट जो है वो कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान करती है, वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। अब बची न्यूट्रोफिल, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा। लेकिन माइक्रो पुलिसमैन तो किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को कहते हैं। मैक्रो पुलिसमैन किसको कहते हैं, मोनोसाइट को कहते हैं। क्यों, क्योंकि मोनोसाइट का जो आकार है वो किससे बड़ा है, न्यूट्रोफिल से बड़ा है, न्यूट्रोफिल से बड़ा है, ठीक है। इसलिए मोनोसाइट को कहते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, और माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपना सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ को चेक करेगा ये क्वेश्चन कि आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप O व AB वाले माता पिता
की संतति का रक्त समूह क्या होगा? एक दंपति है, एक कपल है जिसमें एक का ब्लड ग्रुप O है और एक का ब्लड ग्रुप क्या है? AB है। तो उसकी संतति का रक्त समूह क्या होगा? क्या हो सकता है? आपके पास कुछ समय है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक मान लो दोनों में से माता का ब्लड ग्रुप O है, पिता का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है। O है, इसका मतलब जो माता है उसके जो गुणसूत्र हैं उनके पास जीन जो है दोनों के दोनों कैसे हैं? अप्रभावी हैं, वो कोई एंटीजन नहीं बना पाए। अलग अलग किताबों में इनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। यहाँ दोनों जीन I0 से भी लिखी जाती हैं, स्मॉल i से भी लिखी जाती है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उनमें से कोई भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से पिता के अंदर जो है एंटीजन AB बन रहा है, एंटीजन BB बन रहा है। इसका मतलब उसके अंदर जो गुणसूत्र हैं उनके पास एंटीजन A के निर्माण वाला जीन भी है और एंटीजन B के निर्माण वाला जीन भी है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इनकी संततियों के अंदर ब्लड ग्रुप की संभावना क्या है? जब युग्मक बनते हैं, 10वीं क्लास में मेंडल का नियम पढ़ा, एक युग्मक में समजात गुणसूत्रों से केवल एक ही गुणसूत्र जाता है, यानी एक ही जीन जाएगा इन दोनों में से। दूसरे युग्मक में भी एक जीन जाएगा, ये लो। ऐसा ही यहाँ पर एक युग्मक में एक जीन जाएगा, इसी प्रकार से दूसरे युग्मक में दूसरा, ठीक है। अब ये युग्मकों का संलयन जो है ये यादृच्छिक होता है, किसी से कोई सा भी मिल सकता है। अगर ये युग्मक और ये युग्मक आपस में मिलें तो स्थिति ये बनती है IA I0। अगर ये वाला युग्मक इस पहले वाले से न मिल करके इससे मिल जाए तो स्थिति क्या बनती है? स्थिति बनती है I0 IB बनती है। वैसे पहले IB लिखना चाहिए, डोमिनेंट जीन को पहले लिखा जाता है, लेकिन अपन को यहाँ पर कौन सा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? यानी कंडीशन जो हो रही है, अगर ये वाली जीन इससे मिलेगी तो क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप A बनेगा, क्योंकि एंटीजन A वाला जीन आ रहा है, इसलिए व्यक्ति के शरीर में क्या बनेगा? एंटीजन A बनेगा। अगर ये वाली जीन से मिला ये वाला तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? B बनेगा, क्योंकि एंटीजन कौन सा आ रहा है? B आ रहा है, ठीक है। B जीन जा रही है ना, तो एंटीजन B बनेगा। अब इसको देख लो, ये वाली जीन अगर इसके साथ मिलेगी तो वही बात है IA I0 आना है। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप A है। और ये वाली जीन इसके साथ मिलेगी तो वही बात है IB I0 आना है। कौन सा एंटीजन बनेगा? B एंटीजन बनेगा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B होगा। यहाँ देखने पर हमें पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो A और B बनेगा, ठीक है। ऑप्शंस में से ढूंढ लो। ऑप्शन A जो दे रखा है O, A, B एंड AB, नहीं जी गलत है ये। दूसरा देख लो A एंड B, परफेक्ट सही है। तीसरा A, B एंड AB नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये भी गलत है। D, O नहीं बन सकता एंड AB तो नहीं बनेगा यहाँ पर भी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? B। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा माइंड को, दिमाग को शांत रखो, आसानी से हो जाते हैं, कहीं भी टफ नहीं है कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अतिरिक्त रक्त को, एक्स्ट्रा ब्लड को संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है तथा कमी होने पर शरीर को जो है रक्त की आपूर्ति की जाती है? यानी इन चारों में से ऐसा अंग कौन सा है जिसमें ब्लड एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर शरीर में जमा किया जाता है, जब आवश्यकता होती है तो वो ब्लड दे दिया जाता है, ठीक है। देखो इसके अंदर ढूंढो आप। एड्रिनल ग्लैंड दिया हुआ है, पेंक्रियाज दिया हुआ है, स्प्लीन दिया हुआ और थायराइड ग्लैंड दिया हुआ है। 2 ग्लैंड दी हुई है, दोनों रिजेक्ट हैं, ग्लैंड ऐसा काम नहीं करेंगी। अब ऑप्शन पे आ जाओ, B पेंक्रियाज और स्प्लीन पर। पेंक्रियाज में आज तक आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा कि ब्लड के निर्माण का या रक्त कणिका के निर्माण में ये बेचारा कोई काम करता नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा सा आपके पास कौन सा बचा? C बचा। भाई आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का काम नहीं है ये। और रही बात पेंक्रियाज का, तो पेंक्रियाज कहाँ काम में आता है? पाचन में काम में आता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके कार्य कहीं पर भी मिलते जुलते नहीं हैं। एक बचा स्प्लीन, वो मिलता जुलता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? स्प्लीन यानी प्लीहा होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है।
अच्छी बात है। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति की रक्त वाहिनियों का व्यास घट जाए, अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो कम हो जाए, व्यास कम हो जाए, तो रक्त दाब होगा, रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई, ब्लड वेसल का ये डायमीटर है, अगर ये जो डायमीटर है ये कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा, मान लो ये घट गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो बहने के लिए स्थान क्या मिलेगा? कम मिलेगा, तो जो दीवार पर उत्पन्न होने वाला दाब है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर व्यास कम होगा तो दीवार पर उत्पन्न होने वाले रक्त दाब की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर व्यास बढ़ जाए, रक्त बहने के लिए जो है अधिक अवकाश मिले, तो रक्त दाब की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ढूंढ लो अब उत्तर इनमें से क्या दे रखा है। देखो ए दे रखा है बढ़ेगा, व्यास घट रहा है तो रक्त दाब सीधी सी बात है बढ़ेगा, ए ऑप्शन सही है। बी घटेगा, नहीं चलेगा। सी अप्रभावित, नहीं चलेगा। डी जो है भ्रमित करने के लिए नर और मादा और जोड़ दिया, कोई ना कोई तो सोचेगा ही कि हाँ हो सकता है स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ये हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होना क्या कहलाता है? हमारे शरीर के अंदर अगर रक्त की पर्याप्त मात्रा के अंदर आपूर्ति नहीं हो रही है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, बायोलॉजी के टर्म है। ठीक है, देखो इसके अंदर इस्चीमिया दिया हुआ है, हाइपरमिया दिया हुआ है, होम्योस्टेसिस दिया हुआ है और हीमोरेज दिया हुआ है। देखते हैं, डी से चलो उल्टा लेते हैं। हीमोरेज का मतलब होता है रक्त का प्रवाह, है ना। अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है ज़्यादा मात्रा में, रक्त स्राव जो है इसको आप हिंदी में कह सकते हो, रक्त स्राव होना क्या कहलाता है? हीमोरेज कहलाता है। तो ये आपूर्ति के लिए ये शब्द तो आया नहीं। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है संतुलन की स्थिति, बैलेंस की स्थिति। ठीक है, तो ये भी बैलेंस से संबंधित नहीं है। शब्द बचे अपने पास दो, हाइपरमिया और इस्चीमिया। तो इसके अंदर से जो सही शब्द आएगा वो कौन सा है? इस्चीमिया है। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, अच्छी एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इस्चीमिया होगा। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन। आज जो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो स्तरीय क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो कि आप बिल्कुल ऐसे ही कि पहली बार देखते कि ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एक बार सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिसंचरण के साथ होता है, उसके परिसंचरण के साथ क्या घटनाएं होती है, उसके परिसंचरण के साथ क्या होता है, वो ढूंढना अपने को। नंबर ए दिया हुआ है, ये पहली बार बहता है, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी जो शिशु है जब वो माता के गर्भाशय में है तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो तो हो ही रहा है, रक्त का परिवहन तो हो ही रहा है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ब्लड फ्लो तो उसकी बॉडी के अंदर हो ही रहा है, स्वाभाविक सी बात है, तभी तो कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है, तभी उसका विकास हो रहा है, तो रक्त का परिवहन हो रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है जन्म के बाद में रक्त का परिवहन होगा। रक्त का परिवहन तो शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? आप लोगों को पता होगा कि मानव शिशु के अंदर हृदय की धड़कन पहली बार कब सुनी जाती है? तो जब 4 माह का हो जाता है, 4 सप्ताह का हो जाता है, तब हृदय की धड़कन पहली बार सुनी जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 माह के बाद में जो है लगभग जब 8 सप्ताह का हो जाता है तो सर्कुलेशन जो है वो लगभग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो तो सही नहीं है। अगला देखो, ये हार्ट से उल्टा बहना प्रारंभ हो जाता है। अब ये तो बिल्कुल उल्टी बात होगी, ये तो होता ही नहीं है ऐसा। तो हमारे हृदय में से कभी भी रक्त जो है वो उल्टा नहीं बहता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर बहता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये भी नहीं होगा। इसके रक्त का एक आलिंद से दूसरे आलिंद में बहना बंद हो जाता है। एक आलिंद से दूसरे आलिंद में, देखो एक आलिंद से दूसरे आलिंद में हमारे अंदर रक्त जो है कभी नहीं मिलता। ये दोनों आलिंद हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। इसके अंदर अशुद्ध रक्त, इसके अंदर शुद्ध रक्त। अगर दोनों मिल गए तो शरीर के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाएंगे, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी शरीर के अंगों तक।
शुद्ध रक्त की बजाय अशुद्ध रक्त जाने लग जाएगा, ऊर्जा उत्पत्ति कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बीच में दीवार पाई जाती है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम जो पाया जाता है, आलिंदु के बीच में जो दीवार या जो पट पाया जाता है, इसके अंदर एक छिद्र होता है। इसके अंदर एक छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेलिस, फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, जब शिशु का विकास होता है, विकास के साथ साथ ये छिद्र जो बंद हो जाता है और एक केवल चिन्ह रह जाता है, उस चिन्ह को हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। ये भी 2 क्वेश्चन है अच्छे। जो आलिंदु के बीच में पाए जाने वाले जो दीवार है, उसमें पाए जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है, फोरामेन ओवेलिस कहलाता है। छिद्र के लिए हमेशा फोरामेन शब्द आता है। ठीक है, और वही छिद्र जो है जैसे जैसे विकास होगा, कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छिद्र होता है, जैसे जैसे विकास होता है वो बंद हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये डॉक्टर कहता है कि इसके हृदय में तो जो है वो छिद्र है। ठीक है, तो छिद्र कोई ऐसा बहुत बड़ा छिद्र नहीं है। छिद्र हृदय के अंदर ये जो पट है उनके अंदर छिद्र नहीं हो सकते एक्स्ट्रा। अगर एक्स्ट्रा हुआ तो फिर ब्लड का मिक्सेशन हो जाएगा, जो कि मृत्यु का कारण बन जाता है, या व्यक्ति के शरीर के अंदर जो है कम मात्रा के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोशिकाओं के पास कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये वाला जो पोर है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन जो इसको बंद करती है, इसकी मोटाई अगर कम रह जाए तो अगर व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क करता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उस स्थिति में रक्त का प्रवाह ज़्यादा होता है, तो इस पर दाब बनता है, और ये दाब बनने के कारण जो है इसमें से हो सकता है कि रक्त मिक्स हो जाए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ये कहता है कि इस व्यक्ति को हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसी के लिए शब्द आता है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, इस छिद्र को फोरामेन ओवेलिस, और इस चिन्ह को जब ये विकास होगा तो ये बंद हो जाता है, यहाँ केवल चिन्ह रह जाता है, जिसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। ये कह रहा है कि रक्त का जो है आलिंदु के अंदर क्या एक दूसरे आलिंद में बहना बंद हो जाता है, तो भाई बहते तो पहले भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। अगला बोल रहा है इसके ब्लड में पहली बार वेस्ट यानी अशुद्धियाँ जो है वो बहती हैं। ये बात पूर्णतः सही है, क्योंकि जन्म से पहले जो है वो अशुद्धियाँ जो है वो कहाँ जाती है, क्या होता है। देखो शरीर के अंगों के द्वारा ये जो अशुद्धियाँ है, इनको प्लेसेंटा के द्वारा सीधा जो है कहाँ पहुँचा जाता है, मदर की बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, शिशु के ब्लड के अंदर इनका सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो आप ये कह सकते हो कि हम शिशु अवस्था के अंदर हमारे चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, 4 भ्रूणीय झिल्लियाँ होती है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है एमनियोन। एमनियोन, ठीक है, ये 4 झिल्लियाँ होती है। 4 कौन कौन सी होती हैं, अगर मैं आपको चारों के नाम बताऊं तो एमनियोन होती है, एलेंटोइस होती है, योगसेक होती है, और एक कोरियोन होती है। ये 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से ये जो है एमनियोन, ये जो परत है ये उत्सर्जित पदार्थों के एकत्रण का काम करती है, तो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन उसका होता नहीं। लेकिन जन्म के बाद में जो है पहली बार जो है शिशु के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा जो तत्व है वो आवश्यक है। चारों ऑप्शन को देखो आप ध्यान से, मैग्नीशियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है और पोटेशियम दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा जो है रक्त स्कंदन के लिए काम में आता है, तो रक्त स्कंदन के लिए काम में जो आता है वो आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो रक्त स्कंदन के लिए काम में आता है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। बाकी जो है मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम ये नहीं होंगे, ये रक्त स्कंदन के अंदर काम में नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो आगे अगला क्वेश्चन है, हार्ट बीट का आवेग कहाँ से उत्पन्न होता है। हमारे हृदय के अंदर जो संकुचन और शीतलन होते हैं उनको करने के लिए, यानी संकुचन और शीतलन की जो स्थिति है उसको उत्पन्न करने के लिए जो आवेग उत्पन्न होता है, यानी जो संदेश उत्पन्न होती है, जो सूचना उत्पन्न होती है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न कहाँ से होगी, पेस मेकर से होगी। पता है आप लोगों को, पेस मेकर के द्वारा जो है वो
आवेग उत्पन्न होता है। अब कौन से पेसमेकर के द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपको पता है हृदय के अंदर 2 पेसमेकर होते हैं। एक पेसमेकर कौन सा होता है? ऐसे नोड होता है, और दूसरा पेसमेकर कौन सा होता है? एवी नोड होता है। अब ऑप्शन के अंदर देखो, दोनों दिए हुए हैं, हाँ दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। वेगस नर्व और कार्डियक नर्व है, इनका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो उनको, हमारे काम के क्या हैं, ये दोनों हैं। अब इन दोनों में से क्या होगा? जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि ये जो ऐसे नोड है इसी के द्वारा आवेग उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। हृदय का हृदय कहते हैं इसको, हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर? ये वाला जो है ये सेकंड पेसमेकर कहलाता है, दूसरा पेसमेकर कहलाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई चीज़, ठीक है। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? ये होगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन? आपके क्वेश्चन के अंदर कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है आप लोगों को उसका आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है, क्रिसमस डिजीज किसे कहते हैं? क्रिसमस डिजीज है वो किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। तो ये डिजीज आपको सहायता के लिए मैंने बता दिया, ये परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, ठीक है। क्रिसमस रोग किसे कहते हैं ये आपको ढूंढना है, बताना है और हमें कमेंट करना है, ठीक है। आप ये अपना कमेंट जो है वो लिख दीजिए, कौन कौन से बच्चों का आंसर सही आता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर उनका नाम लिया जाएगा, बताया जाएगा कि इन लोगों ने जो है सही आंसर बताया है, ठीक है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आने वाली क्लासों के अंदर हम लोग जो हैं वो रीट स्पेसिफिक बैच चला रहे हैं। रीट के अंदर बायोलॉजी का जो पोर्शन आ रहा है उसको, केमिस्ट्री का जो पोर्शन आ रहा है उसको, और फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको, इन सभी भागों को हम अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा उनके क्वेश्चन लाए जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से वो जो टॉपिक है उनको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। मैं पहले आपके सामने लेके आऊँगा बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ ही उसमें आने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं उनसे टॉपिक को एक्सप्लेन भी करूंगा। यानी आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके टेस्ट पेपर भी शुरू हो जाएंगे, यानी आपका मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा। आपकी तैयारी दोनों तरफ से होगी। आप अपने जो पढ़ लिया है, सिलेबस कवर कर लिया है, तो उसका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपको कितना है कितना नहीं। हमारी कठिनता का जो लेवल रहेगा वो हमारे सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। हम ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे जो कि आते ही नहीं परीक्षा के अंदर, लेवल बहुत ज़्यादा ले लीजिए, ऐसा कतई नहीं होगा। लेवल वही होगा RBSE की जो बुकें हैं 10वीं क्लास तक का, 12वीं क्लास तक का, इससे ज़्यादा का लेवल नहीं लिया जाएगा। जो रीट का स्तर है उसी को ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके और साथ ही जो है आपकी एक्सरसाइज भी होती रहे, ठीक है। मैं मुकेश कुमार आप लोगों से आज विदा लेऊंगा। आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाऊंगा? आपको कहानी नहीं सुनने पर कैसा लगेगा ये भी रिस्पॉन्स में बताना, ठीक है, कि आज मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई तो आपको कैसा लगा ये भी मेरे को बताना, ठीक है। मैं बस आपसे यही करूँगा कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो अपने आप को परिवर्तित कीजिए। जो मेरा कोटेशन है मैं आपको बताता हूँ, अगर ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है तो अपने तौर तरीकों को बदलिए, नहीं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता है। जय हिंद, जय भारत।